हेलो फ्रेंड, आज हम लोग नए यूनिट आरसीसी की लास्ट यूनिट पे चर्चा करेंगे। यूनिट नंबर 5। इसमें हम लोग फुटिंग एंड रिटेनिंग वाल से रिलेटेड जो भी मैटर या क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करेंगे। लास्ट यूनिट है ये आरसीसी का। तो फुटिंग है अपने पास, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर में, लेकिन जिस हिसाब से जिस प्रोसेस से मैं एनालिसिस करके बताऊंगा आपको, उसी से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों को मैं कंबाइन करके पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देखते हैं फुटिंग क्या है। सबसे पहले फुटिंग या फाउंडेशन क्या है इसका एनालिसिस करेंगे। तो वहाँ पे देखो, आपने कॉलम का डिज़ाइन कर लिया, तो कॉलम में जो भी लोड आता है, कॉलम में लोड कहाँ से आता है? कॉलम में लोड आता है इसके ऊपर जो बीम पड़ी रहती है। बीम में लोड कहाँ से आता है? इसके ऊपर जो छत पड़ी रहती है, यानी कि स्लैब जो पड़ी रहती है। तो एक दूसरे से कोरिलेट है। कॉलम का लोड ट्रांसफ़र होकर कहाँ पे जाता है? फाउंडेशन में नीचे चला जाता है। इसीलिए हम नीचे क्या करते हैं, इसमें फुटिंग की डिज़ाइन करते हैं। तो इस तरह से हम लोग नीचे फुटिंग की डिज़ाइन करते हैं, ताकि जो भी कॉलम का लोड है वो फुटिंग के माध्यम से कहाँ पे चला जाए? नीचे सॉइल पर ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन सॉइल पर ट्रांसफ़र होने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि सॉइल ये जो यहाँ पड़ी है, इसकी बियरिंग कैपेसिटी सही है कि नहीं है, इस लोड को ये सह लेगा कि नहीं लेगा। तो ये सब सारी चीज़ें हमें चेक करना है। हालाँकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको दिया रहेगा ये चीज़, लेकिन अब इसमें देखो जैसे क्या है कि हमें पता है कि हम जानते हैं कि ये ग्राउंड लेवल होता है। ग्राउंड लेवल के ऊपर हमारा क्या सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है। इसके ऊपर क्या बोलते हैं? सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये चीज़ आपको वैसे भी पहले से भी पता होगा, बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ा होगा आपने। और ग्राउंड लेवल से नीचे वाले जितने जो कि अर्थ सरफेस पर दबे होते हैं, सॉइल पर दबे हुए स्ट्रक्चर होते हैं, उसे बोला जाता है सब स्ट्रक्चर। इसे क्या बोलते हैं? सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है। तो ये सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर के बीच में जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो लोड को ट्रांसफ़र करते हैं सॉइल पर, जैसे एक कॉलम आ गया, कॉलम के नीचे आपने ये फुटिंग इस तरह से डिज़ाइन कर दिया, तो इन सब का जो लोड सॉइल पर ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इसी को बोला जाता है क्या? फुटिंग। यही हमको डिज़ाइन करना है। नीचे से अर्थ प्रेशर कितना आ रहा है वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। टोटल डेप्थ कितनी है, ये जो टोटल डेप्थ होती है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कहा जाता है इसे, ये टोटल। ठीक है। इन सब चीज़ों का एनालिसिस करने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि थ्योरी क्या है। तो उससे रिलेटेड पहले हम थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो थ्योरी को मैं लिख लिया हूँ कुछ, ताकि टाइम बचे आप लोगों का। तो थ्योरी में देखो, सबसे पहले हमें पढ़ना है यूनिट 5 में फाउंडेशन क्या है। तो फाउंडेशन का जो एनालिसिस है वो अकॉर्डिंग टू टरजागी साहब ने बताया था। ठीक है। अकॉर्डिंग टू टरजागी साहब ने क्या कहा था कि फाउंडेशन जो हमारा होता है वो दो टाइप का होता है। पहला सैलो फाउंडेशन, दूसरा डीप फाउंडेशन। ठीक है। तो यहाँ पे सैलो फाउंडेशन है और डीप फाउंडेशन है। ठीक है। तो सैलो फाउंडेशन को देखो कितने पार्ट में बांटा गया है। पहले तो इसे स्ट्रिप फुटिंग कहते हैं। ठीक। इसके बाद आइसोलेटेड फुटिंग एक पार्ट ही है ये सब सैलो फाउंडेशन के। आइसोलेटेड फुटिंग हो गया, स्ट्रिप फुटिंग हो गया, कंबाइंड फुटिंग हो गया, राफ्ट फुटिंग हो गया। ठीक है। अब ये जो सैलो फाउंडेशन है, ये डेप्थ के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है कि कितनी डेप्थ है। डेप्थ कम है तो सैलो हो गया, डेप्थ ज़्यादा है तो डीप हो गया। तो इसका एक स्टैंडर्ड है तरीका ज्ञात करने का या फाइंड आउट करने का। तो डीप फाउंडेशन देखो, पाइल फाउंडेशन हो गया पहला, वेल फाउंडेशन हो गया दूसरा, कैसियन फाउंडेशन हो गया तीसरा अपने पास, कैसिन फाउंडेशन। ठीक है। 3 इसमें हो गए। ये एग्जांपल ही आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं और टाइप कितने हैं, ये फ्लो चार्ट बना देना है। ठीक है। अगर एग्जाम में आ जाता है तब। अब हमें एनालिसिस करना है आइसोलेटेड फुटिंग के बारे में। आइसोलेटेड फुटिंग से ही रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं। ध्यान रखना इस बात को। आइसोलेटेड फुटिंग ही आपके सिलेबस में है, इसी का एनालिसिस हमको करना है। स्प्रेड फुटिंग पहला है, स्प्रेड फुटिंग दूसरा है, स्लोप्ड फुटिंग तीसरा है, स्टेप्ड फुटिंग। तीनों को समझ लो क्या है। स्प्रेड फुटिंग का मतलब ये हो गया कि कोई फुटिंग है इस तरह से नॉर्मल कंडीशन में, इस तरह से जो हम फुटिंग का डिज़ाइन करते हैं उसे बोला जाता है स्प्रेड फुटिंग। दूसरा है स्लोप्ड फुटिंग। स्लोप्ड फुटिंग का मतलब ये हो गया कि जैसे ये कोई फाउंडेशन, ये कोई कॉलम आ रहा है और इस तरह से हम जब फुटिंग का डिज़ाइन करते हैं इस तरह, तो इसे बोला जाता है स्लोप्ड फुटिंग। इन दोनों में अंतर क्या है कि इसमें स्लोप दिया गया है, इसका मतलब है कि इसका इसमें इस वाले एरिया में और इस वाले एरिया में डिफरेंस है। ये जो एक्स्ट्रा एरिया बढ़ गया इसका, तो ये कैलकुलेट करना पड़ता है अलग से हमें। तो ये स्लोप्ड फुटिंग हो गया। अब है स्टेप्ड फुटिंग। स्टेप्ड फुटिंग का मतलब हो गया जब आप उसको कई स्टेप में ऐसे करके डिज़ाइन कर रहे हो, कई स्टेप में डिज़ाइन कर रहे हो, तो उसे बोला जाता है स्टेप्ड फुटिंग। इस तरह से। ठीक है। फिगर समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा। तो आप फिगर भी एग्जाम में बना सकते हो, अगर क्वेश्चन आ जाता है इनके बारे में लिखना है तो 2-2 लाइन लिख के फिगर भी बना सकते हो। तो इस तरह से ये हो गया स्टेप्ड फुटिंग अपना। ठीक। अब रेक्टेंगुलर फुटिंग, यहाँ पे देखो ये कंबाइंड फुटिंग का है। कंबाइंड फुटिंग वहाँ पे दिया जाता है जहाँ पे बियरिंग ऑफ कैपेसिटी ऑफ सॉइल जो कमज़ोर होती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं,
या कमज़ोर होती है, या तो फाउंडेशन जो कॉलम होते हैं, कॉलम की ब्रेड्थ बहुत कम होती है। यानी कि सुपर स्ट्रक्चर बना रहे हो आप, लोड ज़्यादा आ रहे हैं तो कम डिस्टेंस पे कॉलम दिया जाएगा, तो वहाँ पे एक साथ कंबाइन करके बना जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो कंबाइन फुटिंग में क्या क्या बनाते हैं, देखो रेक्टेंगुलर बनाते हैं। तो रेक्टेंगुलर कैसे बनाएंगे, जैसे ये कोई एक हमने नीचे से ले लिया ये फाउंडेशन, और इसके ऊपर 2 कॉलम का लोड आ रहा है, तो इन दोनों को अलग अलग फुटिंग ना डिजाइन करके इसके लिए अलग डिजाइन करो, इसके लिए अलग डिजाइन करो, दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन में बांध दिए, ये रेक्टेंगुलर हो गया। दूसरा करा है ट्रेपेजोइडल। ट्रेपेजोइडल का मतलब ये होता है कि एक तरफ एरिया कम है, दूसरी तरफ एरिया बढ़ा दिए, इस तरह से जो डिज़ाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे 2 कॉलम हो गया, तो इस तरह से जो, अब इसमें कंडीशन ये होती है कि जो कॉलम इसमें है, मैं मान लेता हूँ अच्छा ये P1 है कॉलम, ये P2 है कॉलम, तो इसका मतलब है कि P1 पे लोड ज़्यादा आ रहा है P2 की अपेक्षा, तो P1 की लोड ज़्यादा आ रहा है, तो इसकी क्या करती है, ब्रेड्थ ऑफ फुटिंग बढ़ा दी है इसकी। तो ये ट्रेपेजोइडल का इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। अब स्ट्रैप में देखो कैसे डिज़ाइन किया जाता है। स्ट्रैप में इस तरह से एक फुटिंग बना देते हैं, इसके ऊपर कॉलम आता है और इसके नीचे इस तरह से इसका बियरिंग दे दिया जाता है, नीचे बियरिंग बना देते हैं, ऊपर कॉलम रहता है। तो इस तरह से जो डिज़ाइन किया जाता है कंबाइंड करके, ये हो गया एक कॉलम P1, ये हो गया दूसरा कॉलम P2। तो इस तरह के सिस्टम को क्या बोला जाता है, स्ट्रैप बोला जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ फुटिंग का जो फ्लो चार्ट है फाउंडेशन के में फुटिंग जितनी प्रोवाइड करेंगे, फ्लो चार्ट आपके समझ में आ गया होगा। अब जिसके जिसके फिगर आपको देखना है गूगल पर सर्च कर लेना, सब मिल जाएगा। ठीक है, हमें अब पढ़ना है कि शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, डिफरेंस भी बहुत ज़रूरी है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना इस बात को। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है AKTU एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट है, शैलो फाउंडेशन डीप फाउंडेशन। तो सबसे पहले शैलो फाउंडेशन में पहला पॉइंट ये है कि जब भी क्या बोलते हैं, फाउंडेशन की जो डेप्थ होगी वो बेर्थ, मतलब कि बेर्थ ऑफ द फुटिंग से कम होगी। तो डेप्थ कम होगी या बराबर होगी तो उसे क्या बोलते हैं, शैलो फाउंडेशन बोला जाता है। यदि डेप्थ ज़्यादा हो जाए, जो भी फुटिंग की ये जो चौड़ाई है, अगर ये डेप्थ बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब GL पॉइंट से ये डेप्थ ऑफ फुटिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाए, ये डेप्थ ऑफ चौड़ाई B से, मैं मान लेता हूँ ये B चौड़ाई किसकी है, ये फुटिंग की चौड़ाई है, और ये टोटल डेप्थ है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, आइसोलेटेड इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे शैलो फाउंडेशन के एग्जाम्पल आइसोलेटेड हो गया, स्ट्रिप हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है, शैलो फाउंडेशन के हैं। डीप फाउंडेशन के एग्जाम्पल क्या है, जैसे पाइल फाउंडेशन हो गया, वेल फाउंडेशन हो गया। यहाँ पे बियरिंग कैपेसिटी जाके, जहाँ पे बियरिंग कैपेसिटी अच्छी मिलेगी वहाँ पे ले जाके, मतलब कि पाइल के रूप में नीचे ले जाते हैं, यानी कि डेप्थ काफ़ी ज़्यादा होती है इसमें। अब तीसरा पॉइंट ये है कि शैलो फाउंडेशन का तो देखो डिज़ाइन करना आसान है, क्योंकि ये मतलब कि सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को ध्यान नहीं रखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, काम चल जाता है। लेकिन कंस्ट्रक्शन में जो हमारा बेस बनाते हैं, यानी कि फुटिंग का जो बेस बनाते हैं वो ऊपर ही टॉप में ही बना लिया जाता है उसका भी, तो यानी कि कंस्ट्रक्शन करना आसान है इसको। डिज़ाइन प्रोसेस इज मोर है, इसके कम्प्लेक्स हैं, किसके, डीप फाउंडेशन के। क्यों कम्प्लेक्स हैं, क्योंकि इसमें जो है टरजागी के बहुत सारे रूल्स फॉलो करना पड़ता है और डेप्थ के अलग अलग प्रोसेस हैं कैलकुलेशन करने के, तो इसलिए डीप फाउंडेशन का कैलकुलेशन थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है। चौथा पॉइंट में इस तरह से फिगर बना देना, तो ये हो जाएगा अपने पास चौथा पॉइंट किसका, शैलो फाउंडेशन का, और डीप फाउंडेशन का ये फिगर हो जाएगा। तो डीप फाउंडेशन का ये फिगर इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, शैलो फाउंडेशन ये डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखो कौन सा सेक्शन कहाँ से क्या कट करके बनाया जाता है। जैसे देखो ये कोई अपने पास मान लेता हूँ मैं कि ये टॉप व्यू है किसका, फुटिंग का, तो यहाँ से इसको यहाँ से कट करके बनाया जाता है। कट करके जो अपने पास फिगर आएगा इसी के नीचे मैं बना देता हूँ, ये कॉलम है तो ये तो दिखाई देगा इस तरह से, और यहाँ से इसके बराबर ही ये फुटिंग हो गया। तो इस तरह से ये जो फिगर आएगा, ये यही फिगर आपको एग्जामिनेशन में बनाना है। तो इसी फिगर की हम डिज़ाइन करेंगे आगे फाउंडेशन में, तो इसी प्लान को ही कट करके बनाया गया है सेक्शन। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, अगर समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अब हम पढ़ते हैं IS कोडल प्रोविज़न। तो देखो IS कोडल प्रोविज़न क्या कहता है। IS कोडल कुछ नियम जारी किया है जिसको डिज़ाइन के पर्पज़ से, मतलब कि अगर आप फुटिंग का डिज़ाइन कर रहे हैं तो IS कोड की कुछ बातें ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली बात क्या कहता है IS कोड कहता है कि हमें जब भी फुटिंग का डिज़ाइन करना है तो मिनिमम डेप्थ ऑफ फुटिंग क्या रखना है, मिनिमम डेप्थ ऑफ फुटिंग क्या रखना है। जब भी आप फुटिंग की डिज़ाइन करोगे तो डेप्थ ऑफ फुटिंग मिनिमम कितना रखोगे, 150 mm रखोगे। कितना रखोगे, 150 mm। अब ये डेप्थ ऑफ फुटिंग क्या है, डेप्थ ऑफ फुटिंग का मतलब है कि ये जो स्लैब की जो डेप्थ है उसकी बात हो रही है, इसको आपको 150 mm रखना ही रखना है, इससे कम नहीं रख सकते हो, क्योंकि आप एक RCC फुटिंग की डिज़ाइन कर रहे हो। ठीक है, अगर यही PCC होता तो PCC का अलग प्रावधान है, PCC में 300 mm तक रखा जाता है। ठीक, पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या हो गया IS कोड का, कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितना रखोगे आप, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितना प्रोवाइड करेंगे, तो ये प्रोवाइड करेंगे 0.12% ऑफ BD। अब ये हो गया डेप्थ, ये हो गया बीम की फुटिंग की चौड़ाई।
तो BD मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया एक तरह से किसका, फुटिंग का, जो भी प्रोवाइड होगा, यानी कि परसेंटेज ऑफ स्टील 0.12 क्रॉस सेक्शन एरिया, स्लैब की तरह ही है, स्लैब का ही है फंडा। अब ये इस फार्मूले का प्रयोग कब करोगे आप, इस फार्मूले का प्रयोग करोगे जब आपका कोड FE 415 और FE 500 यूज हो रहा हो तब प्रयोग करोगे, ठीक है। FE 415 और FE 500 यूज करेंगे। यहीं पे बदल जाता है अगर 0.15%, याद करो पीछे हमने स्लैब में बताया था ये चीज़, ये किसके लिए है, ये FE 250 के लिए है, ठीक है। तो ये मिनिमम स्टील इतना प्रोवाइड करना ही करना है आपको। 2 कंडीशन हमने बता दिया। तीसरी कंडीशन देखो IS कोड क्या कहता है कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितना है। मिनिमम तो ये हो गया, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन फुटिंग डिजाइन, तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील है आपका 4%। कितना है, 4%। 4% से आप ज़्यादा नहीं रखोगे, किसका, क्रॉस सेक्शन एरिया का, क्रॉस सेक्शन एरिया का 4% आप रख सकते हो, ठीक। 3 पॉइंट हमने बता दिया। चौथा पॉइंट देख लो। चौथा पॉइंट ये है अपने पास कि मिनिमम कवर कितना रखेंगे, मिनिमम कवर। मिनिमम कवर इसमें रखा जाता है फुटिंग में 50 mm, 50 mm का कवर प्रोवाइड करेंगे, और डाया ऑफ बार मिनिमम प्रोवाइड किया जाता है 12 mm, डाया ऑफ बार 12 mm। ये डाया ऑफ बार IS कोड में कहीं नहीं दिया है कि फुटिंग में कितने mm का डाया, लेकिन 12 mm का सफिशिएंट रहता है, जो भी कॉलम है उतना ही प्रोवाइड कर सकते हैं आप, ठीक है। 4 पॉइंट हमने बता दिया। 5वां पॉइंट देखो, ध्यान रखना इस बात को, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने पास। 5वां पॉइंट ये है, आइसोलेटेड फुटिंग। इन आइसोलेटेड फुटिंग मोमेंट एट द फेस ऑफ कॉलम, मोमेंट एट द फेस ऑफ कॉलम। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि इन आइसोलेटेड फुटिंग मोमेंट एट द फेस ऑफ कॉलम, यानी कि ध्यान से समझ लो इसको मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कॉलम इज कंसीडर्ड इन डिजाइन, इज कंसीडर्ड एट डिजाइन। जैसे जैसे ये अपने पास कोई फुटिंग है, ये यहाँ पे कॉलम है। IS कोड कहता है कि जो भी आपकी फुटिंग होगी उसमें अगर मोमेंट आपको निकालना है तो फेस ऑफ द कॉलम कंसीडर करना है, यानी कि यहाँ पे मोमेंट आपको पता करना है इस हिस्से से। इस हिस्से से जो भी अगला पोर्शन बचेगा, यानी कि इस पोर्शन से आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोमेंट। तो इस पोर्शन से जब आप इधर देखोगे तो ये जहाँ तक भी फुटिंग गई है तो एक ये कैंटिलीवर बन जा रहा है। जैसे ये पोर्शन है, IS कोड कहता है कि फेस ऑफ द कॉलम, यहाँ पे कंसीडर करना है मोमेंट, तो इसके सामने देखो तो एक कैंटिलीवर हो जा रहा है, कैंटिलीवर। तो यानी कि आपको कैंटिलीवर में भी बेंडिंग मोमेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कहाँ पे होती है, एट सपोर्ट पर होती है। तो इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट जो मैक्सिमम निकलेगा वो कहाँ पे निकलेगा, फेस ऑफ द कॉलम निकलेगा, ठीक है। तो वही IS कोड ये 5वां पॉइंट बोला है। तो आपको कंसीडर कहाँ पे करना है बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, फेस ऑफ द कॉलम पे कंसीडर करना है, यानी कि हमें ये वाला एरिया लेना है। अगर आपकी फुटिंग स्क्वायर है, समझ लेना ध्यान से, ये भी B है ये भी B है, स्क्वायर है, तब तो चाहे इधर आप निकालो चाहे इधर निकालो, बेंडिंग मोमेंट दोनों डायरेक्शन में सेम आएगा। लेकिन अगर आपकी फुटिंग रेक्टेंगुलर है, कहीं इस तरह से हो जाइए, यानी कि एक साइड को हमने कह दिया A है, दूसरी साइड को हमने कह दिया B है, और यहाँ पे आपका कॉलम है, तो आप एक बार इस फेस पर बेंडिंग मोमेंट चेक करोगे, दूसरा इस फेस पर बेंडिंग मोमेंट चेक करोगे, दोनों फेस पर आपको चेक करना पड़ेगा। जिस फेस में बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी वही ले करके क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे, यानी कि डिजाइन पर्पज के लिए वही चीज़ यूज कर लेंगे, ठीक है। पहली चीज़ समझ में आ गई। 5वां पॉइंट। 6वां पॉइंट देख लो। 6वां पॉइंट में IS कोड में क्या कहता है कि डेप्थ ऑफ फुटिंग रिक्वायर्ड बाय गिवन कंडीशन, डेप्थ ऑफ फुटिंग रिक्वायर्ड बाय गिवन कंडीशन, यानी कि निम्न कंडीशन के आधार पर आपको डेप्थ डिसाइड करना है, किसकी, फुटिंग की। पहली कंडीशन क्या है, ये 3 ही कंडीशन है जिसके आधार पर हमको फुटिंग की डेप्थ को कंसीडर करना है या डिसाइड करना है। पहली चीज़ बेंडिंग मोमेंट को कंसीडर करना है, जो अभी हमने बताया। पहली चीज़ ये बेंडिंग मोमेंट को कंसीडर करना है, यानी कि बेंडिंग मोमेंट कंसीडर। दूसरी चीज़ आपको कंसीडर करना है वन वे शियर, वन वे शियर। अब ये वन वे शियर क्या है, वन वे शियर का मतलब है कि आपको जो आपने पीछे पढ़ा था ना शियर, टाउ V बराबर वी यू अपान BD, है ना, ये वो वाला नहीं है वन वे शियर। वन वे शियर का मतलब है कि ये फुटिंग में कॉलम के बेस से D डिस्टेंस पर जो भी वैल्यू आएगी वो कहलाती है वन वे शियर,
ठीक है। तो आपको डेप्थ कंसीडर करना है बेंडिंग मोमेंट के आधार पर, आपको डेप्थ कंसीडर करना है वन वे शियर के आधार पर। तीसरा पॉइंट, हमने 3 कंडीशन बताया था, तीसरा कंडीशन ये है कि आपको डेप्थ कंसीडर करना है पंचिंग के आधार पर, पंचिंग के आधार पर। पंचिंग क्या है? पंचिंग को बोला जाता है टू वे शियर, पंचिंग को बोला जाता है टू वे शियर। यानी कि 3 कंडीशन है जिसके आधार पर आपको डिसाइड करना है कि इन तीनों कंडीशन में डेप्थ किसकी सबसे ज़्यादा आ रही है। और जिसकी सबसे ज़्यादा डेप्थ आ रही है इसका मतलब वही आपको अगर सेफ करा लिए तो हमारी फुटिंग क्या है, सभी कंडीशन में सेफ है। तो बेंडिंग मोमेंट कैसे है? बेंडिंग मोमेंट फेस ऑफ द कॉलम है, वो हमने बता दिया। अब मैं बताता हूँ कि शियर का क्या रोल है। देखो तीनों कंडीशन है ये, पहली कंडीशन ये है अपने पास, दूसरी कंडीशन ये है अपने पास, तीसरी कंडीशन ये है अपने पास। पहले को हमने बोल दिया कि बेंडिंग मोमेंट को चेक करना है, दूसरे को हमने बोल दिया वन वे शियर, वन वे शियर, तीसरे को बोल दिया टू वे शियर। टू वे शियर को पंचिंग भी बोला जाता है। अभी हम रेक्टेंगुलर बीम और स्क्वायर बीम है तीनों, मतलब इस बीम की बात करें, स्क्वायर फुटिंग है तीनों, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो स्क्वायर फिटिंग में बेंडिंग मोमेंट को आपको कंसिडर करना है फेस ऑफ द कॉलम से। बेंडिंग मोमेंट कहाँ से लेना? फेस ऑफ द कॉलम से। वन वे शियर कहाँ से लेना है? जो कॉलम का फेस है वहाँ से डी डिस्टेंस पर लेना है। अब ये डी डिस्टेंस, डी क्या है? डी डेप्थ ऑफ द फुटिंग है। यानी कि डी डिस्टेंस पर जो भी वैल्यू आएगी वहाँ पे आपको निकालना है कि शियर में कहीं फेल तो नहीं करेगा। तीसरी कंडीशन है पंचिंग को चेक करने के लिए फेस ऑफ द कॉलम से d/2 डिस्टेंस लेना है। तो d/2 डिस्टेंस पे जो भी होगा इसको चारों तरफ लेना है परिधि पर। यानी कि ये जो हमारा एरिया बनेगा d/2 डिस्टेंस छोड़ने के बाद यहाँ पे आपको चेक करना है कहीं पंचिंग में तो नहीं फेल कर रहा है। जैसे कोई कॉलम है, पंचिंग का मतलब ये हो कि जैसे मैं ये पेन देख रहे हो आप, पेन की नोक है, तो इस नोक से अगर मैं इस पेपर में ऐसे करके प्रेशर लगाऊं तो क्या पता कि इस पेज को ये पेन क्या करे, भेद कर जाए। तो भेद जब कर जाएगा तो होल हो जाएगा। तो जब होल हो जाएगा तो ये होल ज़रूरी नहीं है कि जितना नोक का एरिया है उतना ही लेके जाए, तो ये होल हो सकता है ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो इसीलिए d/2 डिस्टेंस तो हो सकता है, d/2 डिस्टेंस तक ये ले करके अंदर धंस जाए, तो इसीलिए चेक किया जाता है पंचिंग। ठीक है। अब देखो डिज़ाइन स्टेप पढ़ लो, कैसे कैसे डिज़ाइन हमें करना है, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे डिज़ाइन करना है। ठीक, डिज़ाइन स्टेप ऑफ फुटिंग। तो डिज़ाइन स्टेप में पहला स्टेप है स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको क्या करना है? डिटरमाइन द एरिया रिक्वायर्ड फॉर फुटिंग। डिटरमाइन द एरिया रिक्वायर्ड फॉर फुटिंग। यानी कि आपको फुटिंग डिज़ाइन करना है, कितने एरिया में डिज़ाइन करना है यही तो पता करना है हमें। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा? एरिया रिक्वायर्ड। तो एरिया रिक्वायर्ड के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अनफैक्टर्ड कॉलम लोड प्लस, और क्या चाहिए? वेट ऑफ फुटिंग। अनफैक्टर्ड कॉलम लोड चाहिए प्लस वेट ऑफ फुटिंग चाहिए, डिवाइड बाई सेफ बियरिंग कैपेसिटी। अब ये सेफ बियरिंग कैपेसिटी किसकी? सॉइल की होगी, सीधी सी बात है। तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होती है इसकी यूनिट, ध्यान रखना इस बात को। अब ये लोड है तो लोड किलो न्यूटन में होता है, लोड कहे में होता है? किलो न्यूटन में होता है या न्यूटन में होता है। ठीक है। तो किलो न्यूटन कट जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास? मीटर स्क्वायर यानी कि एरिया बचेगा। हमने क्या कहा कि हमें जो भी, जैसे कोई एक कॉलम है, कॉलम के ऊपर पी लोड आ रहा है, तो कॉलम का हमें लोड चाहिए पी, जो एग्जैक्ट लोड आ रहा है। अनफैक्टर्ड मैंने बोला है, फैक्टर्ड नहीं लेना है आपको। तो पी लेना है प्लस वेट ऑफ द फुटिंग, यानी कि वेट ऑफ द फुटिंग 10% कंसीडर करना है किसका? पी का। यानी कि जो भी कॉलम के ऊपर लोड आ रहा है उसका 10% क्या हो जाएगा? वेट ऑफ फुटिंग हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ लोगे और सेफ बियरिंग कैपेसिटी SBC, सेफ बियरिंग कैपेसिटी से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एरिया मिल जाएगा भाई, एरिया। ठीक है। स्टेप नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में देखो क्या करना है। ऑब्टेन्ड साइड ऑफ फुटिंग। साइड्स ऑफ फुटिंग। अब एरिया मिल गया आपको, तो आप डिसाइड करना है कि हमें स्क्वायर फुटिंग डिज़ाइन करना है कि रेक्टेंगुलर डिज़ाइन करना है। अगर आप स्क्वायर डिज़ाइन करते हो तो स्क्वायर फुटिंग के लिए आपको क्या करो? A/A, और जो भी आपने एरिया निकाला उसका रूट ले लो तो स्क्वायर हो जाएगा अपना, सीधी सी बात है। जितनी डायमेंशन आएगी बराबर बांट देना। अगर आप रेक्टेंगुलर कर रहे हो
तो रेक्टेंगुलर के लिए हमें क्या चाहिए, ए अलग होना चाहिए, बी अलग होना चाहिए, इक्वल टू जो भी होगा रूट, है ना, यानी कि रूट इसका नहीं लेंगे तो ए अलग होना चाहिए, बी अलग होना चाहिए। तो क्या करना, मैं एक जुगाड़ बताता हूँ, ये रूट से स्क्वायर्स जैसे डिसाइड कर लेना। जैसे मतलब अपने पास क्या है, 6 है, या रेक्टेंगुलर बनाने के लिए 2 × 3 चाहिए, तो 2 × 3 कितना आ रहा है, 6, यानी कि एरिया अगर 6 है तो आप एक को 2 रख लो, एक को 3 रख लो। तो इस तरह से एक मानक के आधार पर आप रेक्टेंगुलर डिसाइड कर सकते हो कि रेक्टेंगुलर की डायमेंशन क्या होगी। आपको डिसाइड करना है, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है कि गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। तो यही दो आपको पढ़ना है, एक रेक्टेंगुलर, एक स्क्वायर। सर्कुलर है, सर्कुलर में π/4d² कर दो, लेकिन सर्कुलर आपको डिजाइन ही नहीं करना है। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, आफ्टर डिसाइडिंग द फुटिंग साइज फाइंड अपलिफ्ट प्रेशर। आफ्टर deciding the size of footing find uplift pressure। यानी कि आपने फुटिंग की साइज़ तो डिसाइड कर लिया, ठीक है। तो साइज़ डिसाइड करने के बाद हमें, जैसे कोई ये फुटिंग है, फुटिंग की आपने ये साइज़ डिसाइड कर लिया, ये आपने साइज़ कुछ डिसाइड कर लिया, तो इस फुटिंग में नीचे जो सॉइल है वो प्रेशर लगाएगी ऊपर की तरफ, तो वही प्रेशर आपको निकालना है। क्योंकि कॉलम का जैसे लोड पड़ेगा तो सॉइल क्या हो जाएगी, नीचे से प्रेशर लगाएगी, तो वही अपलिफ्ट आपको प्रेशर निकालना है। तो अपलिफ्ट प्रेशर कैसे निकालेंगे, उसको QU से डिनोट करते हैं। तो QU इक्वल टू क्या हो जाएगा, फैक्टर लोड हो जाएगा यहाँ पे, फैक्टर लोड हो जाएगा। फैक्टर लोड को हम PU से डिनोट करते हैं। अरे जो आपने ऊपर अभी लोड लिया था कॉलम के ऊपर, जो P लोड आ रहा है, उसमें 1.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फैक्टर लोड हो जाएगा। फैक्टर लोड, इसके लिए फैक्टर लोड क्यों ले रहे हैं, अन्याय क्यों बाकी के साथ, इसके लिए इसलिए फैक्टर लोड ले रहे हैं। अभी मान लिया आपने P के लिए डिज़ाइन कर दिया, अब भविष्य में अगर कोई लोड बढ़ गया तो एक बात बताओ, फेल नहीं कर जाएगा फुटिंग, तो इसीलिए हम हमेशा बढ़ा के डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर लोड लेना है, ध्यान रखना इस बात को। एरिया रिक्वायर्ड कैलकुलेट करते समय फैक्टर लोड नहीं लेना है, और यहाँ पे अपलिफ्ट प्रेशर निकालते समय फैक्टर लोड लेना है, ठीक है। तो फैक्टर लोड डिवाइड बाय एरिया ऑफ फुटिंग, एरिया ऑफ फुटिंग कौन सा, जो अभी आपने एरिया निकाला, ये हमेशा कम होना चाहिए SBC से, तभी आप कहोगे कि अपलिफ्ट प्रेशर क्या है, सह लेगा सॉइल को। SBC जो भी सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी होगी उससे क्या होना चाहिए, कम ही रहना चाहिए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक। तो जो भी निकालेंगे SBC से ये कम होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि ये जो SBC की वैल्यू ज़्यादा आ जाती है और इसकी वैल्यू ज़्यादा, इसकी वैल्यू कम आ जाती है, तो उस केस में क्या करते हैं, एरिया फुटिंग बढ़ाना पड़ता है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, P से मानक कैलकुलेट कर लिया जाता है, P/A से, ये शुड बी लेस देन SBC। तो दोनों कंडीशन अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको कुल मिला के QU यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो QU आपके पास स्टेप नंबर 3 से निकल गया, ठीक। समझ में आया, फैक्टर लोड बटे एरिया ऑफ फुटिंग, जो भी आपने एरिया डिसाइड किया है उसी को। अब स्टेप नंबर 4 में आपको निकालना है डिटरमाइन डेप्थ ऑफ फुटिंग। आपको डेप्थ निकालना है एज पर किसके आधार पर, बेंडिंग मोमेंट के आधार पर, वन वे शियर के आधार पर, पंचिंग के आधार पर। इन तीनों में जिसकी डेप्थ की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वही डेप्थ कंसीडर कर लेना है। तो पहले देखो मोमेंट के आधार पर। मोमेंट के लिए हमने क्या कहा था कि ये हमारे पास स्क्वायर है, ये भी B है, ये भी B है। अब एक कॉलम है जिसका साइज़ A है, कॉलम भी स्क्वायर होगा। हमने कहा था कि फेस से कंसीडर करते हैं मोमेंट को, फेस से। तो ये है हमारे पास फेस कॉलम का, तो फेस से जो ये एरिया बनेगा, तो फेस से एरिया बनाने के लिए अगर हम इस एरिया को आपको कहें कि आप इस एरिया को कैलकुलेट करो, तो एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक बेर्थ कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी B-A/2 कर दो। ये चौड़ाई हो गया, अब ये चौड़ाई दे रखा है B, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया पता चल जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, हमें मोमेंट निकालना है। तो मोमेंट के लिए MU निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सैडेड पोर्शन का एरिया चाहिए, एरिया, सैडेड एरिया, ठीक है। सैडेड एरिया इनटू, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, MU बराबर सैडेड एरिया इनटू अपलिफ्ट प्रेशर जो अभी पीछे आपने कैलकुलेट किया, इनटू
सी जी किसका, इसी का साइडेड एरिया का सी जी। तो साइडेड एरिया का सी जी क्या हो जाएगा, चलो एरिया तो हमने निकाल लिया बी माइनस ए डिवाइड बाई 2 और इंटू बी, ये हो गया साइडेड एरिया। अपलिफ्ट प्रेशर हमने क्यू यू निकाला था, अब इसका सी जी क्या होगा, देखो सी जी अगर इस डायरेक्शन में हम निकालें तो यक्स बार क्या हो जाएगा, इसी का हाफ कर दो क्योंकि रेक्टेंगुलर है सेक्शन, तो जब इसी का आप हाफ कर दोगे, सेक्शन रेक्टेंगुलर है तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए डिवाइड बाई 2 का हाफ कर दें, ये हाफ कर दिया हमने। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके देख लो तो यहाँ से एम यू आपका निकल जाएगा होल स्क्वायर 8 इंटू बी इंटू क्यू यू। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, देखो ये फार्मूला कहाँ से आया, बेंडिंग मोमेंट निकालने का। तो बेंडिंग मोमेंट आपने निकाल लिया, तो जब बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया हमें चाहिए डी, तो डी बराबर हम एक फार्मूला जानते हैं अंडर रूट ऑफ एम यू डिवाइड बाई क्यू यू इंटू बी। ठीक है, अब क्यू यू क्या है, ये डिपेंड करेगा कि आपका ग्रेड क्या दे रखा है। इसके लिए हमने बताया था ना 0.33, 0.138 है ना, इस तरह से कई कोड हमने बताया था 0. इस तरह से हमने जो, तो अलग अलग ग्रेड के आधार पर क्या कर लेंगे, 1-3 जो भी ग्रेड होगा अपने पास, यहाँ से डी निकाल लोगे आप। तो डी यहाँ से निकल गया ड्यू टू मोमेंट। अब वन वे शेयर के लिए डी कैसे निकालेंगे उसको समझ लो कि वन वे शेयर में डी कैसे निकाला जाता है। वन वे शेयर में देखो डी कैसे निकाला जाएगा, ये आपके पास कॉलम था, स्क्वायर कॉलम ही समझना है इसको, थोड़ा सा फिगर छोटा बड़ा हो गया, ठीक, तो रेक्टेंगुलर मत समझ लेना ध्यान से, स्क्वायर कॉलम है और हमने बताया था कि फेस कॉलम के फेस से डी डिस्टेंस लेना है, तो डी डिस्टेंस पर एक हमने लाइन खींच लिया। अब यही डी डिस्टेंस, अब डी क्या है डी पता नहीं है, तो डी डिस्टेंस पर जो भी साइडेड एरिया बनेगा, अब की बार हमें इस पे निकालना है क्या, वन वे शेयर निकालना है। तो शेयर मतलब शेयर फोर्स, तो साइडेड का एरिया पहले डिसाइड कर लो, ये ए है ये ए है, तो साइडेड का एरिया यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, अगर ये पता चल जाए तो ये कैसे निकलेगा, देखो बी माइनस ए, टोटल बी में से पहले इसको घटा दो, ठीक है, बी माइनस ए। अब ये देखो इतना ये बचा इतना ये बचा, बी माइनस ए डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं हाफ, और डी को भी घटा देते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे माइनस डी, ये घटा लिया, यहाँ से यहाँ तक ये पहुँच गया, और इसमें अगर बी से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ से ये वाली चौड़ाई से बी से, तो ये हो जाएगा टोटल एरिया। ध्यान से समझ गए ना इसको, ठीक है। तो वी यू क्या है, वन वे शेयर है, वन वे शेयर कैसे निकालेंगे, वी यू बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, एरिया बी माइनस ए डिवाइड बाई 2 माइनस डी और इंटू बी। अब ये ए बी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है आपके क्वेश्चन या किताब में दूसरा मान लिया, इसको ए मान लिया हो, या इसको कैपिटल बी मान लिया हो, या इसको कैपिटल ए मान लिया हो, तो रिप्रेजेंटेशन से कन्फ्यूजन मत होना, ठीक है। तो यहाँ पे ये एरिया हो गया इसका। अब एरिया में हम क्या कर दें, अपलिफ्ट प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दें क्यू यू से, तो ये टोटल हो जाएगा फोर्स, तो वही शियर फोर्स हमें निकालना है, मोमेंट हमें नहीं निकालना है, तो हम सी जी से मल्टीप्लाई नहीं किया है, ठीक है, और डी डिस्टेंस पर हमने लेना है। तो ये टोटल फार्मूला किसका हो गया अपने पास, वी यू का हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी के टर्म में डी नहीं पता, तो डी के टर्म में वी यू को निकाल लो, डी के टर्म में वी यू को निकाल लो, तो यहाँ पे और एज्यूम कर लो, एज्यूम टाउ वी बराबर टाउ सी, टाउ वी बराबर टाउ सी, तो हम जानते हैं कि टाउ वी बराबर होता है वी यू अपॉन वी इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो वी यू बराबर टाउ सी या वी डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो टाउ वी आया है, ये जो वी यू आया है, वी यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टाउ सी वी डी। टाउ सी आपको कोड से मिल जाएगा, बी की वैल्यू ये दे ही रखा है, बी यानी कि फुटिंग की चौड़ाई क्या है ये क्वेश्चन में दिया ही है, और डी यहाँ से यानी कि डी के टर्म में इसको यहाँ रख दो, तो यहाँ से आपको डी आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है, सारे टर्म हो जाएंगे डी के टर्म में, और डी का एक इक्वेशन बन जाएगा, तो यहाँ से भी डी निकाला जा सकता है, ठीक। अब देख लो पंचिंग का कैसे निकालते हैं, पंचिंग वाला भी समझ लो। तीसरा है पंचिंग से डेप्थ कैसे निकालते हैं। तो ये हो गया अपने पास फुटिंग, ये हो गया कॉलम, ये चौड़ाई दे रखा है बी। हमने क्या कहा क्वेश्चन में ये कहा गया है कि d/2 डिस्टेंस पर, अब d/2 डिस्टेंस पर चारों तरफ लेना है। पंचिंग में क्या होता है, चारों तरफ कंसीडर किया जाता है, तो d/2 चारों तरफ ये हमने ले लिया d/2, यानी कि ये वाले एरिया की बात हो रही है। अब की बार इसको आपको चेक करना है कि इसमें d की वैल्यू निकालना है, तो पंचिंग शियर ही निकालना है, तो Vu2 मैंने इसको कह दिया, पंचिंग शियर Vu2। तो Vu2 का देखो फार्मूला क्या है, Vu2 का फार्मूला, हमें ये वाला एरिया चाहिए चारों तरफ का, तो हम क्या कर दिए, b एरिया चाहिए b इंटू बी, बी स्क्वायर, इसमें से माइनस कर दो क्या,
ये वाला एरिया, ये क्या है a प्लस डी, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा a प्लस डी, तो इसको माइनस करना है a प्लस डी का होल स्क्वायर। टोटल में से इतना वाला माइनस कर दिए, टोटल में से, हाँ ठीक तो है, इतना माइनस कर दिए और इसमें मल्टीप्लाई कर दिए क्यू यू से अपलिफ्ट प्रेशर, तो ये हो जाएगा अपने पास पंचिंग। इस तरह से पंचिंग निकाल सकते हो। अब यहाँ पे देखो वी यू फिर भी नहीं पता है, तो पंचिंग के लिए कंडीशन क्या है, वी यू टू निकालने का, फिर वही टाउ सी बी डी, वी यू टू बराबर टाउ सी बी डी, और टाउ सी कैसे निकालते हैं पंचिंग में, ये निकाला जाता है 0.25 अंडर रूट एफ सी के माध्यम से। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा, तो यहाँ से आप डी निकाल सकते हो। आपने 3D निकाला, 3D में से जिसकी डेप्थ मैक्सिमम होगी वही डेप्थ आपको कंसीडर कर लेना है, ठीक है। अब देखो एक ट्रिक मैं बता देता हूँ, कभी कभी क्वेश्चन इतना बड़ा हो जाएगा आप समझ नहीं पाओगे, तो क्या करना, मोमेंट का कैलकुलेट कर लेना। अब मोमेंट ना समय बचे और समय बचे तो सीयर का कैलकुलेट कर लेना, पंचिंग को छोड़ देना, ठीक है। हालांकि सबसे गहराई पंचिंग की ही आती है, सबसे डेप्थ जो डी की वैल्यू है ये पंचिंग का ही आएगा। अब समय नहीं है तो आप क्या करोगे, तो तीनों में से आपने डी निकाल लिया, तीनों में जौन जिसकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी, हो सकता है इसकी मैक्सिमम हो, इसकी मैक्सिमम हो, इसकी मैक्सिमम हो, तो जो भी मैक्सिमम आएगा उसी के आधार पर स्टेप नंबर 5 कैलकुलेट करेंगे। स्टेप नंबर 5 में अब आपको डी पता चल गया, तो अब एरिया निकालोगे, ए एस टी निकालेंगे हम। तो ए एस टी कैसे निकालेंगे, एम यू बराबर 0.87 एफ वाई ए एस टी इंटू डी, 1 माइनस ए एस टी इंटू एफ वाई अपान एफ सी के बी डी, ये तरीका है निकालने का। यहाँ पे डी आपको पता चल गया, एम यू आपने पहले ही निकाल लिया, ए एस टी केवल निकालना है आपको, ये फार्मूले से परिचित हुआ पहले से भी। ये देखो एरिया पता चल गया, आपने फुटिंग में आपको कितना स्टील प्रोवाइड करना है। स्टेप नंबर 5 में इसकी स्पेसिंग भी निकाल सकते हो, स्पेसिंग निकालने का वही पुराना तरीका है, कोई दिक्कत नहीं। स्टेप नंबर 6 में आपको क्या करना है, एल डी निकालना है, डेवलपमेंट लेंथ निकालना है। एल डी कैसे निकालना है, 0.87 एफ वाई इंटू 5 अपान 4 टाउ बी डी से निकालना है। एल डी निकाल लिए, डेवलपमेंट लेंथ। फिर इसके बाद स्टेप नंबर 7 में देखो आपको क्या करना है। स्टेप नंबर 7 में आपको सीधा सीधा फिगर बना देना है इस तरह से। ये हो गया मेन बार, ठीक है, ये भी मेन बार है, ये भी मेन बार है, एक इधर इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, ठीक है। और ये है कॉलम की साइज़, तो सारे रिप्रेजेंटेशन लिख के फिगर बना देना है। तो इतने स्टेप में कैलकुलेशन होता है किसका, फुटिंग का। क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में करवा दूंगा आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, एक क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप अपने से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। थोड़ा बड़ा वीडियो बन रहा है, तो अगर अच्छा लगा, बड़ी मेहनत लगती है यार कॉन्सेप्ट के साथ, अगर इजी लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। मिलते हैं एक अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।